आर एल सीरीज सर्किट मतलब अभी तक हमने देखे पहला सर्किट पढ़ा था आर सर्किट, रेजिस्टिव सर्किट, जिसमें एसी सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस होती थी। फिर हमने पढ़ा सी सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट, जिसमें हमारे एसी सर्किट में सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर मौजूद होता था। फिर हमने पढ़ा एल सर्किट यानी इंडक्टिव सर्किट, कि जिसमें हमारे एसी सर्किट में सिर्फ इंडक्टर होता था। अब क्या है? अब है आर एल सीरीज सर्किट, यानी अब हमारे एसी सर्किट में रेजिस्टेंस और इंडक्टर दोनों मौजूद होंगे। किस तरह से कनेक्टेड होंगे आपस में? सीरीज में कनेक्टेड होंगे वो आपस में। तो दिस इज आर एल सीरीज एसी सर्किट। ठीक हो गया? तो देखिए, ओ ये क्या शुरू हो गया फिर से? बता दिया करें ना ये जब इशू होता है तो। देखिए मैंने ये कहा था कि पहला सर्किट हमने पढ़ा था आर सर्किट, रेजिस्टिव सर्किट, कि जिसमें हमारे एसी सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस मौजूद थी। फिर हमने पढ़ा सी सर्किट यानी कैपेसिटिव सर्किट, कि जिसमें हमारे एसी सर्किट में सिर्फ कैपेसिटर मौजूद था। फिर हमने पढ़ा एल सर्किट यानी इंडक्टिव सर्किट, कि जिसमें हमारे एसी सर्किट में सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर मौजूद था। अब है आर एल सर्किट, यानी अब हमारे एसी सर्किट में रेजिस्टेंस और इंडक्टर दोनों मौजूद होंगे। अब वो दोनों आपस में किस तरह से कनेक्टेड होंगे? सीरीज में कनेक्टेड होंगे। That's why this circuit will be called RL series circuit, resistive inductive series circuit। ठीक हो गया? तो अब जरा देखें इसकी डायग्राम किस तरह की बनेगी, सर्किट डायग्राम। तो ये हमारा एसी सोर्स होगा, ये हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया एक अदद रेजिस्टर, फिर हमने इसके साथ कनेक्ट किया एक अदद इंडक्टर, और दोनों के दोनों देख लें सीरीज में है। ठीक हो गया? और ये हमारा सर्किट हो गया कंप्लीट। ये हमारा बन गया आर सी, आर सॉरी आर एल, नॉट आर सी, आर एल सीरीज एसी सर्किट। दिस इज अवर एसी सप्लाई, एसी सोर्स। ठीक हो गया? अच्छा अब जरा देखें हमने करना के बेसिकली इस टॉपिक में, पहले वो समझ लें। देखें बिल्कुल आसान, वही सारा पुराना कॉन्सेप्ट रिपीट होगा। हमने रेजिस्टिव सर्किट में क्या किया था? हमने यही देखा था ना कि वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन बनता है, कौन लीड करता है कौन लैग करता है। जब हमें इंफॉर्मेशन मिल गई तो उसकी बेस पे हमने अपना ग्राफ भी ड्रा कर दिया एसी का, और साथ ही साथ हमने अपनी फेजर डायग्राम भी ड्रा कर दी। फिर हमने इंडक्टिव सर्किट में भी यही देखा था कि इंडक्टर के अक्रॉस कौन लीड करता है, वोल्टेज या करंट। जो भी लीड लैग करता है, जब इंफॉर्मेशन हमें मिल गई तो उसकी बेस पे हमने ग्राफ ड्रा कर दिया, उसकी बेस पे हमने अपनी फेजर डायग्राम ड्रा कर दी, और उसकी बेस पे वोल्टेज और करंट दोनों की फाइनल इक्वेशंस भी हमने कंस्ट्रक्ट कर दी। फिर कैपेसिटिव सर्किट, उसके लिए भी यही देखा था कि कौन लीड कर रहा है, वोल्टेज या करंट। उसकी बेस पे हमने उसकी बेस पे हमने फिर, तो कैपेसिटिव सर्किट में भी फिर हमने यही देखा कि वोल्टेज और करंट में से कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है। इंफॉर्मेशन जो भी मिली उसकी बेस पे हमने डायग्राम भी ड्रॉ कर दी, अपना ग्राफ ड्रॉ कर दिया, और उसकी बेस पे फेजर डायग्राम ड्रॉ कर दी। उसकी बेस पे हमने अपने करंट और वोल्टेज दोनों की इक्वेशंस कंस्ट्रक्ट कर ली। सेम वही काम हमने यहाँ भी करना है। इधर कौन सा कोई निराला काम करना है? इधर पे तो यही करना है। यहाँ भी हम देखेंगे कि इनके अक्रॉस जो वोल्टेज और करंट होगा, देखें इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो ये होगी, यानी कि रेजिस्टर और इंडक्टर दोनों के अक्रॉस, यानी जो कंबाइंड जो सर्किट बन गया रेजिस्टेंस और इंडक्टर का, इनके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो वोल्टेज ड्रॉप हमने फाइंड करना है। इनमें से फ्लो करने वाला जो करंट है वो हमने फाइंड करना है, सॉरी इनके दरमियान रिलेशन स्टैब्लिश करनी है। इन दोनों में से फ्लो करने वाला करंट और इन दोनों के अक्रॉस जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो वोल्टेज ड्रॉप, इन दोनों करंट और वोल्टेज ड्रॉप के दरमियान हमने रिलेशन फाइंड करना है कि कौन लीड करेगा कौन लैग करेगा। इंफॉर्मेशन मिल गई, अब उसकी बेस पे हम अपनी दोनों करंट और वोल्टेज की इक्वेशंस भी लिख देंगे, और दोनों के लिए हम ग्राफ और फेजर डायग्राम भी ड्रॉ कर देंगे, और आखिर में पावर लॉस भी कैलकुलेट कर लेंगे। ये करना है बेसिकली हमने इस टॉपिक में। ये चीज समझ आई आप लोगों को? पहले ये बताएं मुझे। हाँ जी, बता देना, जल्दी जल्दी सर बताया करें ना, आया फिर मैं स्टार्ट सर, करूँ मेरा आगे। माइक का मसला हो रहा है। आया सर। अच्छा ठीक है, अब जरा देखें, स्टार्ट हम करते हैं फिर। देखें जो रेजिस्टिव सर्किट था हमारा, उस रेजिस्टिव सर्किट में इन और सर्किट यानी इन रेजिस्टिव सर्किट, तो रेजिस्टिव सर्किट में हमने क्या देखा था? रेजिस्टिव सर्किट में हमने ये देखा था, जो फेजर डायग्राम हमारे पास बनी थी रेजिस्टिव सर्किट के लिए। तो रेजिस्टिव सर्किट के लिए फेजर डायग्राम किस तरह की बनी थी? देखें जरा, अगर ये थी वोल्टेज रेजिस्टिव सर्किट की, ये वोल्टेज है,
तो करंट किस तरह था? करंट बिल्कुल इसी के ऊपर था, क्योंकि रेजिस्टिव सर्किट में हमने देखा था कि वोल्टेज और करंट के दरमियान फेज डिफरेंस था 0। याद आया नहीं आया? कितना था फेज डिफरेंस इस केस में? इस केस में फेज डिफरेंस था 0, यानी डेल्टा फाई की जो वैल्यू थी, फेज डिफरेंस की जो वैल्यू थी, वो 0 थी। इसी तरह इंडक्टिव सर्किट, रेजिस्टेंस और इंडक्टर को हम कंबाइन कर रहे हैं, तो दोनों को पहले सेपरेटली देख रहे हैं, ठीक है? तो इन इंडक्टिव सर्किट, इन एल सर्किट, इंडक्टिव सर्किट, क्या देखा था इंडक्टिव सर्किट में हमने? इंडक्टिव सर्किट में हमने देखा था जी, कौन लीड कर रहा था, कौन लैग कर रहा था इंडक्टिव सर्किट में? देखें, ये करंट था इंडक्टिव सर्किट के लिए, और ये थी इंडक्टिव सर्किट के लिए वोल्टेज, क्योंकि वोल्टेज इंडक्टिव सर्किट में लीड कर रही थी। समझ आ गई बात की? और यहां पे कितना था फेज डिफरेंस? फेज डिफरेंस इंडक्टिव सर्किट के लिए कितना था? वो था 90 डिग्री। 90 डिग्री, ठीक हो गया? अच्छा, अब एक और चीज देख ले। ये वाली वोल्टेज, सॉरी, ये वाली जो फेजर डायग्राम ड्रा की है ऊपर वाली, ये किसके लिए? रेजिस्टिव सर्किट के लिए है ना। तो इसलिए ये वोल्टेज किसकी है? ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है। और इसी तरह ये करंट किसका है? ये जो करंट है, ये रेजिस्टेंस में से फ्लो करने वाला करंट है। दिस इज आई आर, ठीक हो गया? इसी तरह नीचे देखें, ये वाली जो फेजर डायग्राम ड्रा की है, ये किसके लिए ड्रा की है? इंडक्टिव सर्किट के लिए। तो इंडक्टिव सर्किट के लिए, तो इंडक्टिव सर्किट का करंट किस तरह का हुआ? उस करंट को नाम देंगे आई एल। आई एल, ठीक है? और इसी तरह ये वोल्टेज इंडक्टिव सर्किट की है, तो लिहाजा ये वी एल, ठीक हो गया? अब जरा देखें, अब हम चलते हैं अपने इस कंबाइंड सर्किट की तरफ, आर एल सर्किट की तरफ। तो इन आर एल सर्किट, इन आर एल सर्किट, अब जरा आर एल सर्किट को देखें। अब इसकी फेजर डायग्राम देखें किस तरह से ड्रॉ होगी। ये हमने बेसिकली फाइंड करना है, ये हमने कैलकुलेट करना है कि इसकी फेजर डायग्राम किस तरह की होगी। तो देखते हैं जरा, पहले देखें इंडक्टिव सर्किट का, रेजिस्टिव सर्किट का करंट है या इंडक्टिव सर्किट का करंट है? दोनों करंट्स क्या एक दूसरे के पैरेलल नहीं है? पैरेलल हैं। देखें, दोनों हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हैं। आई आर रेजिस्टिव सर्किट का करंट, आई एल इंडक्टिव सर्किट का करंट, दोनों हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। लिहाजा करंट का तो कोई मसला ही कोई नहीं है। मसला है तो किसके? मसला वोल्टेज के। रेजिस्टिव सर्किट की वोल्टेज हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है, और इंडक्टिव सर्किट की वोल्टेज वर्टिकल एक्सिस पे है। तो इन दोनों वोल्टेजेस को पहले हम कंपेयर कर लेते हैं। इन दोनों वोल्टेजेस को जब हम कंपेयर कर लेंगे, तो हमें कंबाइंड जो सर्किट है उसकी वोल्टेज की डायरेक्शन हमें मिल जाएगी, ठीक हो गया? तो जरा देखिए, देखें इस चीज को। ये है वी आर, लाइक, एक मिनट, देखें, ये है वी आर रेजिस्टिव सर्किट की वोल्टेज हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, और ये है वी एल यानी इंडक्टिव सर्किट की वोल्टेज वर्टिकल एक्सिस पे। अब जरा देखें, इन दोनों का मिला के जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगी, क्या वही वोल्टेज नहीं होगी हमारे इस कंबाइंड सर्किट की? क्योंकि कंबाइंड सर्किट में रेजिस्टेंस इंडक्टर दोनों है ना। जब कंबाइंड सर्किट में रेजिस्टेंस और इंडक्टर दोनों हैं, तो हमारे इस कंबाइंड सर्किट का वोल्टेज ड्रॉप किसके इक्वल होगा? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, इनका वेक्टर सम। समझ आ गई बात की? अब इनका वेक्टर सम लेने के लिए हम क्या करेंगे? वेक्टर सम लेने के लिए हमें पता है कि हेड टू टेल रूल यूज किया जाता है, और हेड टू टेल रूल के मुताबिक, हेड टू टेल रूल के मुताबिक हमारी जो इन दोनों का जो सम बनेगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा, वो इस डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है? और ये जो रिजल्टेंट होगा, यही तो होगी हमारी वोल्टेज ऑफ दिस कंबाइंड सर्किट। दिस इज अवर वोल्टेज ऑफ कंबाइंड सर्किट, दिस इज अवर आर एल वोल्टेज ड्रॉप, वी आर एल। जी, इतनी चीज समझ आई आप लोगों को? हाँ जी, ये चीज समझ आई नहीं आई? आ गई है सर। अच्छा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें वी आर एल फाइंड करना है। वी आर एल आ गया, हमारा मसला हल हो गया। उसके बाद वी आर एल को करंट के साथ बड़ी आसानी से हम कंपेयर कर सकते हैं, मसला कोई नहीं है। कैसे करेंगे बताता हूँ आखिर में। तो पहले अब वी आर एल हम फाइंड कर लेते हैं। अब जरा देखें, बिल्कुल क्लियर है डायग्राम के मुताबिक कि ये वी आर एल जो है, ये वी आर एल यानी हमारा जो रेजिस्टर इंडक्टर का जो वोल्टेज ड्रॉप है, वो किसके इक्वल होगा? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, that will be equal to VR square plus VL square.
पाइथागोरस थ्योरम याद है ना, भूल तो नहीं गया? याद है, कोई नहीं याद? नहीं याद तो मुझे बताएं, मैं इधर लिख देता हूँ बोर्ड पे साइड पे। आप लोगों को लगता है नहीं याद। ये ट्राइंगल के लिए होता है पाइथागोरस थ्योरम। देखें, ऐसे एक सर याद ट्राइंगल है। है, लाइक इसके मुताबिक मैं बना देता हूँ। ठीक है, ये एक ट्राइंगल है, ये देखें, ये है ट्राइंगल की बेस, ये है ट्राइंगल का परपेंडिकुलर, और ये है ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है? दैट इज इक्वल टू इनसाइड द स्क्वायर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक हो गया? तो ये अगर गौर से देखें तो ट्राइंगल ही बन रही है। अब आप लोगों को कंफ्यूजन होगी ये ट्राइंगल कैसे बन रही है। वीएल को उठाएं और उठा के इधर ला के रखें, तो ट्राइंगल बनेगी या नहीं बनेगी? ट्राइंगल ही बनेगी ना। तो लिहाजा ये पूरी की पूरी ये रेड वाली लाइन जो है वी आर एल, दैट विल बी इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। तो उसके मुताबिक ये मैंने लिखा। हो गया क्लियर अब? हाँ जी, कोई मसला तो पूछ लें, जल्दी से पूछें अगर मसला है तो। कोई नहीं, आगे चलता हूं मैं। अब इस चीज को जरा देखिएगा, ओहम्स लॉ मैं यूज कर रहा हूं इस इक्वेशन में। तो V किसके इक्वल होता है? करंट इनटू ऑपोजिशन। अब इस केस में ऑपोजिशन क्या होगी, याद रखिएगा। अगर सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस है तो ऑपोजिशन होगी R। अगर सर्किट में सिर्फ कैपेसिटर है तो ऑपोजिशन थी XC, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अगर सर्किट में सिर्फ इंडक्टर है तो ऑपोजिशन थी XL, इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब सर्किट में रेजिस्टेंस और इंडक्टर दोनों मौजूद हैं। अब जो ऑपोजिशन होगी, इस ऑपोजिशन को कहा जाएगा इंपीडेंस, और डिनोट किया जाएगा कैपिटल जी से। तो ये मैंने लिखी ऑपोजिशन कैपिटल जी की फॉर्म में, दिस इज इंपीडेंस। ठीक हो गया? दिस इज इक्वल टू, अब इस साइड पे देखें, वी आर, तो ओहम्स लॉ के मुताबिक क्या बनेगा? आई इंटू आर, लेकिन ऊपर स्क्वायर भी है तो आई स्क्वायर आर स्क्वायर। इसी तरह वी एल क्या बनेगा? आई इंटू इंडक्टिव रिएक्टेंस है ना, तो रिएक्टेंस आएगी इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्स एल। ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर्स भी आ गए। ठीक है, यहां पे मैं लिख भी देता हूं ताकि आप लोगों को याद रहे। ये जी क्या है? दिस जी इज इम्पीडेंस, इम्पीडेंस, यानी कि इट इज कंबाइंड ऑपोजिशन, इट इज कंबाइंड ऑपोजिशन टू करंट फ्लो। कंबाइंड ऑपोजिशन किस किस की? कंबाइंड ऑपोजिशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर। ठीक हो गया? रेजिस्टेंस और इंडक्टर दोनों मिलके जो ऑपोजिशन दे रहे हैं उसको हमने इंपीडेंस का नाम दिया हुआ है, और डिनोट किया जाता है इसको कैपिटल जी से। अच्छा, फर्दर देखिएगा जरा इसी चीज को। अब फर्दर देखें तो ये राइट हैंड साइड से आई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहां पे तो आई जी मैंने ऐसे ही लिख दिया। राइट हैंड साइड से आई स्क्वायर जो है वो कॉमन आ रहा है। कॉमन लेके जब उसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो सिर्फ आई रह जाएगा, तो ये मैंने लिख दिया आई, और इन साइड द स्क्वायर रूट क्या रह गया? इन साइड द स्क्वायर रूट रह गया आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। अब ये आई और आई तो कैंसल आउट हो गए, सो इम्पीडेंस हमारे पास कितनी आ गई? इस पूरे सर्किट की इम्पीडेंस आ गई जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। ठीक हो गया जी? यहां तक कोई मसला आप लोगों को? अगर इसमें से कोई भी चीज क्लियर नहीं है तो पूछ लें जल्दी से। जी, कोई मसला? नो सर क्लियर। ओके। अच्छा, अब फर्दर एक और चीज देख लें कि अगर ओहम्स लॉ में लिखना चाहूं इस पूरे सर्किट के लिए तो कैसे लिखूंगा? ओहम्स लॉ फॉर कंप्लीट सर्किट, ये भी अब आपको लिखना आना चाहिए ना। ओहम्स लॉ फॉर आर एल सर्किट, आर एल सर्किट क्या होगा? ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू आई इंटू ऑपोजिशन। ऑपोजिशन इस केस में क्या है? Z, कैपिटल Z। तो ये क्या बनेगा? V इज इक्वल टू आई, और कैपिटल Z की जगह ये पूरे का पूरा आप लिख देंगे आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। ये ओहम्स लॉ है कंप्लीट सर्किट के लिए। ठीक हो गया? अच्छा, ठीक हो गया जी, हमें पता चल गया सर्किट में इंपीडेंस क्या चीज होती है, इंपीडेंस कैसे कैलकुलेट की जाती है, फार्मूला हमने इंपीडेंस फाइंड करने का सीख लिया। अब आते हैं हम उस आखिरी काम की तरफ जिसके लिए हम ये सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं। वो क्या है? वो हम ये देखना चाहते हैं कि आखिर इस पूरे सर्किट के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा
और इस सर्किट में से जो करंट फ्लो कर रहा होगा, इन दोनों में से कौन लीड करेगा, और लीड करेगा तो कितना लीड करेगा। यही दो चीजें हमने देखनी होती है ना, लीड कौन कर रहे, और कर रहे तो कितना लीड कर रहे, कितने डिग्री लीड कर रहे। अब हमने ये देखना है। तो जरा देखें, देखें जरा, वोल्टेज जो है वी आर एल, वो इस वी आर के साथ कितना एंगल बना रही है। इस एंगल को मैं नाम दे देता हूं फाई का। दिस एंगल इज नेम्ड एज फाई, फाई थीटा, कुछ भी नाम देते हैं, बुक के मुताबिक ही मैं चल लेता हूं, पता नहीं बुक में क्या नाम दिया हुआ है, बुक में फाई। तो इस एंगल को मैंने फाई का नाम दे दिया। अब देखें जरा, अब यहां से हम अंदाजा लगाते हैं कि कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है। तो पहले तो आप लोग मुझे बताएं कि ये जो वोल्टेज ड्रॉप है वी आर एल, ये लीड कर रहा है या वोल्टेज ड्रॉप वी आर ये लीड कर रहा है। हाँ जी, जी, वी आर एल जो है वी आर को लीड कर रहा है ना। अच्छा, बुक में ये जो वी आर एल है ना, इस वी आर एल को सिंपल वी का नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो इससे परेशान नहीं होना, वी सिर्फ वी कह दें या वी आर एल कह दें। मैंने यहाँ पे आर एल इसलिए यूज किया है कि ज़ाहिर रेजिस्टेंस और इंडक्टर इन दोनों के अक्रॉस कंबाइंड वोल्टेज ड्रॉप आ रही है। इसको ये यहाँ पे भी मैंने लिखा है दिस इज वी आर एल, ठीक है, दोनों के अक्रॉस जो कंबाइंड वोल्टेज ड्रॉप है। तो अब मुझे बताएं कि इनके अक्रॉस जो कंबाइंड वोल्टेज ड्रॉप है ये लीड कर रहा है या सिर्फ रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप वो लीड कर रहा है। तो बिल्कुल क्लियर है, वी आर एल वी आर को लीड कर रहा है, डायग्राम यही तो बता रही है। देखें, वी आर एल जो है वो वी आर से फाई एंगल आगे है, तो इसका मतलब है वी आर एल जो है वो वी आर को लीड कर रहे हैं। साथ ही साथ, साथ ही साथ हमें यह भी पता है कि वी आर और करंट, वी आर और करंट ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो जब ये एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इसका मतलब है कि वी आर एल जो है वो करंट को भी फिर लीड कर रहे हैं। समझ आ गई बात की। तो यही चीज मैं लिख देता हूं, सो वी आर एल लीड्स, वी आर एल लीड्स, किसको लीड कर रहे हैं, आई आर को, रेजिस्टिव करंट को, रेजिस्टिव करंट को, यानी रेजिस्टर में से फ्लो करने वाला करंट। अब बिल्कुल क्लियर है कि करंट रेजिस्टर में से भी उतना ही फ्लो कर रहा है, इंडक्टर में से भी उतना ही फ्लो कर रहा है, और इनके कंबाइंड, इनका जो इनकी जो पूरी कॉम्बिनेशन है उस पूरी कॉम्बिनेशन में से भी उतना ही करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि सीरीज में तो करंट सेम होता है ना। तो इसलिए आई आर करंट कहें या आई आर एल करंट कहें, बात एक ही है। आगे समझ बात की। तो फाइनली ये भी मैं लिख देता हूं, सो दिस इंप्लाइज दैट वी आर एल लीड्स आई आर एल। आई आर एल मीन्स कि रेजिस्टर और इंडक्टर में से दोनों में से फ्लो करने वाला करंट। तो करंट तो सेम है, आई आर करंट कहें या वी आई आर एल करंट कहें। यहां पे सेंस करके मैं ये भी लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए। सेंस आई आर एल करंट एंड आई आर करंट, दीज आर सेम, दीज आर इक्वल। समझ आ गई बात की। तो अब हमें पता चल गया कि लीड कौन कर रहे हैं, वी आर एल लीड कर रहे हैं आई आर एल को। कितना लीड कर रहे हैं, तो देखिए बिल्कुल क्लियर है, वी आर एल जो है वो फाई एंगल वी आर को लीड कर रहे हैं। तो वी आर एल लीड्स आई आर कितना, बाय फाई। तो इसका मतलब है वी आर एल जो है वो वी आर को वो भी कितना लीड करेगा, बाय फाई, फाई एंगल लीड कर रहे हैं। तो हमें यह भी पता चल गया कौन लीड कर रहे हैं, और यह भी पता चल गया कितना लीड कर रहे हैं। लिहाजा अब फेजर डायग्राम हमारे लिए ड्रा करना कोई बड़ा मसला नहीं है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा फेजर डायग्राम ड्रा करना। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर कोई सवाल है तो सवाल पूछ लें पहले। देखें, कैलकुलेशन ऑफ फाई एंगल, कैलकुलेशन ऑफ फाई, ये फाई एंगल होगा कितना। सिंपल ये डायग्राम है, इसी डायग्राम के थ्रू हम फाई एंगल फाइंड कर लेंगे। तो देखें, फाई क्या होगा, आपको अच्छे तरीके से याद है कि जब भी वेक्टर की डायरेक्शन की हम बात करते थे तो वेक्टर की डायरेक्शन किस टर्म में हम फाइंड करते थे, एंगल फाई। यानी वेक्टर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहे उस एंगल की टर्म में हमारी बात होती थी। यहाँ भी तो यही काम होगा, कितना एंगल बन रहा है, फाई एंगल बन रहे हैं। तो फाई एंगल किसके इक्वल होता है, हमेशा टेन की फॉर्म में हम फाई एंगल फाइंड किया करते हैं, ना साइन की फॉर्म में फाइंड करते हैं ना कॉज की फॉर्म में, हमेशा टेन की फॉर्म में फाइंड करते हैं। और रीजन आप लोगों को पता है, मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा। तो फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ, क्या बनेगा, टेन इनवर्स ऑफ, टेन इनवर्स ऑफ वर्टिकल एक्सिस डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस में क्या है, वर्टिकल एक्सिस में है वी एल, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्या है, वो है वी आर। ठीक है, यहां से अब क्या बनेगा फर्दर, ये बनेगा फाई इज इक्वल टू
tan इनवर्स VL ओहम्स लॉ के मुताबिक क्या होगा? ओहम्स लॉ के मुताबिक IXL, सिर्फ VL की बात हो रही है तो इसलिए IXL आएगा। इंपीडेंस का कहीं लिख दीजिएगा, इंपीडेंस दोनों को कंबाइंड इफेक्ट होता है। अभी यहाँ पे सिर्फ VL है, यानी इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, तो ऑपोजिशन भी फिर सिर्फ इंडक्टर की ली जाएगी, दैट इज रिएक्टेंस। और नीचे क्या बनेगा? नीचे बनेगा IR। अब I और I कैंसिल हो जाएंगे, तो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ XL डिवाइडेड बाय R। ले जी, ये फाई एंगल को कैलकुलेट करने का फार्मूला हमें मिल गया। ठीक हो गया। अब हम अपनी आते हैं फेजर डायग्राम की तरफ, यानी करंट और वोल्टेज, हमारे RL सर्किट में से फ्लो करने वाला करंट और उसी RL सर्किट के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, इन दोनों के दरमियान हम अपनी फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखें जरा फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं, किस तरह की बनेगी। अब ये सारा मैं साफ कर रहा हूं, ठीक हो गया। एक मिनट उसको भी रहने दें। देखें जरा इस चीज को, फेजर डायग्राम मैंने ड्रॉ करनी है। देखें कौन लीड कर रहा था? VRL IRL को लीड कर रही है, यानी रेजिस्टेंस और इंडक्टर सर्किट में जो वोल्टेज ड्रॉप है वो उसी सर्किट में से फ्लो करने वाले करंट को लीड कर रहा है। तो इसका मतलब है करंट किधर आएगा? करंट आ जाएगा फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। ठीक है, ये करंट आ गया हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, IRL। अच्छा, अब वोल्टेज जो है वो इसको लीड कर रही है ना, कितने एंगल पे? फाई एंगल पे। तो ये आ गया फाई एंगल। अब वो फाई एंगल कितना है? अभी ये देखें, अभी जो मैंने मिटाया है इसको, उसमें यही तो फाई एंगल था। मैं दोबारा ड्रा कर देता हूँ। ये थी VR और ये था ये क्या था? ये था VL, और ये हमने ड्रा किया था VRL, और ये एंगल था फाई। ठीक है ना? तो VRL की डायरेक्शन ये थी, हमारे सामने ही थी, तो ये इसी डायरेक्शन में ये VRL मैंने ड्रा कर दिया आपके सामने दोबारा से। ये आ गया VRL, ये एंगल आ गया फाई। ठीक हो गया। अब शायद आप लोग कहें अलग से दोबारा डायग्राम ड्रा करने की क्या जरूरत थी? वो डायग्राम जब क्या बुरी लग रही थी? उसमें तो VRL की भी वही डायरेक्शन थी, तो दोबारा फिर उसी डायग्राम को ड्रा कर दिया। तो जी नहीं, उस डायग्राम को दोबारा ड्रा नहीं किया। इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे VR है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे IRL है। ठीक है, यानी IRL को VRL से रिप्लेस कर दिया। और रीजन, रीजन आपको मैं बता चुका हूं यहाँ पे, क्योंकि करंट और वोल्टेज, यानी IR करंट और VRL किधर चला गया? IR करंट और VR वोल्टेज, ये एक दूसरे के पैरेलल थे। यहाँ पे मैंने कहीं लिखा भी था, कहाँ पे लिखा था? एज VRL लीड VR, सो VRL लीड IR बाय एंगल फाई, इधर लिखा था मैंने। यहाँ पे कहीं लिखा लिखा नहीं है, जुबानी जुबानी बताया था फिर। बहरहाल अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ लें। मेरा ख्याल है जुबानी जुबानी मैंने बताया था, लिखा नहीं है। कोई मसला है तो पूछ लें। शुरू में जो डायग्राम्स ड्रा की थी, देखें रेजिस्टिव सर्किट के लिए ये डायग्राम मैंने ड्रा की थी। ये था IR और ये था VR, यानी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट। इसी तरह जो हमारा था इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट में ये था हमारा VL और ये था हमारा IL। अब जरा देखें, करंट तो सेम डायरेक्शन में, करंट की तो सेम डायरेक्शन है, करंट तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है। तो करंट जब हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है तो यहाँ पे भी तो करंट को हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ही रखेंगे। ठीक हो गया। तो इस वजह से करंट के हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होने की वजह से यहाँ पे करंट को मैंने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ही रखा है। ठीक हो गया ना? तो ये आपके सामने है। अब आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। यस, इज इट क्लियर? इक्वेशंस की तरफ चलूं अब मैं? यस सर, क्लियर है। ओके, अब हम चलते हैं इक्वेशंस की तरफ। अब हमने बनानी है फाइनल इक्वेशंस करंट और वोल्टेज की। तो देखें फाइनल इक्वेशंस किस तरह से बनाएंगे, इसको मैं टाइप कर यहीं पे मैं लिख देता हूं। देखें जरा, अब यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है हमारे पास कि करंट वोल्टेज जो है वो करंट को लीड कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, नाउ क्लियरली वोल्टेज लीड्स करंट बाय एंगल फाई। वोल्टेज करंट को एंगल फाई की अमाउंट से लीड कर रही है। तो अगर करंट की इक्वेशन में ऐसे लिखूं, I इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी, तो वोल्टेज की इक्वेशन क्या होगी? वो होगी V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये आ गई वोल्टेज की इक्वेशन।
दैट सिंपल। आगे समझ बात की। अच्छा, साथ ही साथ फिर अब अगर इनका ग्राफ भी हम ड्रा कर दें तो ग्राफ कैसे ड्रा होगा? तो ग्राफ ड्रा करने के लिए स्पेस मेरे पास नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं ग्राफ ड्रा करके दिखाता हूँ। वोल्टेज करंट को लीड कर रही है बाय एंगल फाई, तो पहले ये वोल्टेज मैंने ड्रॉ कर दी, ये ऐसे चलती चली जा रही है, ठीक होगा, दिस इज वोल्टेज। अच्छा, करंट, तो देखें फाई एंगल का डिफरेंस है और फाई एंगल 90 से कम था, अभी आपके सामने ड्रॉ हो चुका है। तो जब फाई एंगल 90 से कम है, यहाँ पे बल्कि लिख भी लें कि फाई एंगल जो है दिस इज लेस देन 90, ये 0 और 90 के दरमियान दरमियान कोई एंगल होगा, ठीक होगा। अच्छा, आप जरा देखें, फाई एंगल जब 90 से कम है तो ये ग्राफ अब जो ड्रॉ होगा ये होगा कुछ इस तरह से ड्रॉ, लाइक ऐसे। यानी ये ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक होगा। ये आ गया हमारे पास करंट। अब देख लें, पहले जो हम ग्राफ ड्रा करते थे जिसमें वोल्टेज करंट को 90 डिग्री लीड कर रही थी, तो करंट कहां पे जाके हॉरिजॉन्टल एक्सिस को कट करता था? वो बिल्कुल इस जगह पे आके कट करता था, यानी 90 डिग्री पे कट करता था। अब देखें 90 डिग्री से पहले ही कट करके गुजर गया। क्यों? क्योंकि फाई एंगल 90 से लेस है। तो ये आपके सामने ग्राफ है वोल्टेज और करंट के दरमियान। इज इट क्लियर?